गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज जो हमारी वीडियो है बेटा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फॉय। ठीक है ना। हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इतने छोटे होते हैं बेटा, जो हमारी नेकेड आई से हमें विजिबल नहीं होते। ठीक है, नेकेड आइज का मतलब क्या होता है? खुली आंखों से। हम अपनी खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते। हमें इनको देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहते हैं क्योंकि इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्मली अपनी आंखों से हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं है, हमारी नेकेड आई से। ठीक है, हम कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेटा, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, और वायरसेस। वायरस के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ये पावरफुल होते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला सेक्शन आप देखिए बेटा, जो आपके कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ, जो ये सारी डिजीजेस होती है ना, ये सब वायरसेस के थ्रू स्प्रेड की जाती हैं। यानी कि वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन डिजीजेस के लिए, डिजीज यानी कि इन बीमारियों के लिए। ठीक है, आपकी पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस ही है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इन्हें किसी भी ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, उसके कोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायसेंट्री, मलेरिया, ये आपकी प्रोटोजोअन डिजीज होती है जो प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है। ठीक है, टाइफॉइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब आपकी बैक्टीरियल डिजीजेज होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो बेटा, ये आपके बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ये आपके एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। ठीक है, ये आपके प्रोटोजोआज हैं, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। इवन जो एक टाइप के जो हम बैक्टीरिया स्पीशी के अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी भी डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे कि आप एल्गी में भी देख सकते हो कि दो तरह की एल्गी आपको दिखाई गई हैं और दोनों के डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है ना, साइज डिफरेंट है। ठीक है, ऐसी प्रोटोजोआ में एल्गी और पैरामीशियम। बेटा शेप और साइज डिफरेंट होने के साथ साथ ना, इनके जो कुछ फंक्शंस हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है ना, फंक्शंस कैसे? इनके जो भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको करने में भी डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चा, ये देखिए कुछ फंजाई, जैसे कि ब्रेड माउल्ट, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। आप देख रहे हो ना, तीनों ही कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में आपको, लेकिन ये एक तरह की बीमारी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर्स और फंक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। ओके, और ये देखिए वायरस। ठीक है, दो तरह के वायरस आपको दिखाई दिए हैं यहाँ पर और दोनों की शेप्स डिफरेंट है। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? कर्ड यानी कि दही, ब्रेड और केक, इनको बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी हेल्प के बिना हम इन चीजों को बना नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि वेजिटेबल पील्स, एनिमल्स और फीसिस, इन सबको ना, जो ये बड़े बड़े पीसीज होते हैं, इनको छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक डाउन करते हैं। कौन? बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया है जो हमें हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, आपने सोइल फर्टिलिटी का नाम सुना होगा, यानी कि सोइल को फर्टाइल करने के लिए, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो सोइल को फर्टाइल करने के लिए हम लोग मैन्योर का यूज करते हैं। तो मैन्योर बनती कैसे है? आपके बैक्टीरियाज की हेल्प से बनती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से बनती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, उसकी हेल्प से होता है आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में। ठीक है बच्चा, जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके 1 by 1 अपने फ्यूचर चैप्टर्स में। ओके, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। एक्चुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, और कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी और फंजाई। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? सिंगल सेल्ड का मतलब है कि जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर का मतलब है कि जिसमें एक से ज्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चा, चलो। तो ये रहते कहाँ है बेटा? ये ना किसी की बॉडी में रहते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर रहते हैं, किसी की बॉडी के आसपास रहते हैं। अब वो बॉडी पता है कैसी भी हो सकती है, यानी कि कोई ब्रेड भी हो सकती है। ठीक है,
कोई ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी एक एल्गी हो सकती है, एल्गी के साथ कोई फंजाई रह रहा हो, है ना, वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो हम पढ़ेंगे आपके फ्यूचर चैप्टर्स के अंदर। तो कहीं भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ये उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, ठीक है बच्चा। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बारे में, ठीक है। अब देखिए मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है, कर्ड और ब्रेड कैसे बनाई जाती है। जो कर्ड होती है ना, उसके लिए लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो आपका मिल्क होता है ना, मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। जब उसे आप जमाने के लिए रखते हो, यानी कि दही बनाने के लिए जब आप रखते हो उसको, तो थोड़ी सी दही डालते हो उसको, उसमें डालते हो, थोड़ी सी दही डालते हो आप लोग, तो उसके अंदर ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का जन्म हो जाता है, ठीक है ना, उस दही में, जो कि पूरे ही दूध के अंदर स्प्रेड हो जाता है। और वही है जो अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है एक हॉट एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि आप दूध को गर्म करके जमने के लिए रखते हो, ऐसे ही होता है ना बच्चा। तो आप दूध को गर्म करने के लिए, जमने के लिए जब रखते हो, तो उसके अंदर उस गर्माई में, यानी कि उस टेम्परेचर पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वर्क करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे दूध को थोड़ी सी दही की हेल्प से पूरा ही दही में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चा? चलो अब देखो, आपने सूजी, इडली और भटूरा, है ना, सूजी की हेल्प से आपने इडली भटूरे को बनाया होगा, बनाते हो ना, मैदा की हेल्प से बनाते हो, इडली की हेल्प से, सूजी की हेल्प से बनाते हो, ठीक है ना। तो वहां पे आपने ना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड किया होगा, ठीक है ना। वो क्यों ऐड करते हैं? ताकि आपकी जो मैदा या सूजी है ना, वो फ्लफी हो जाए, फ्लफी यानी कि फूली फूली हो जाए। फूली फूली किसकी हेल्प से होती है? बेकिंग सोडा की हेल्प से होती है। वो करता क्या है, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, जो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं आपके सूजी या भटूरे के अंदर, मैदा के अंदर, और फिर उसको फ्लफी बनाते हैं। फ्लफी करने से उसका एरिया बढ़ जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जो भटूरे होते हैं या जो इडली बनाते हैं वो फूली फूली हो जाती है, यानी कि वो टेस्टी लगती है, स्पॉन्जी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। आया समझिए बच्चा? ठीक है। इसके बाद है आपका कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किस तरह से यूज़ करते हैं कॉमर्शियली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को ना लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड को बनाने के लिए, जो कि विनेगर होता है, ठीक है। ईस्ट को यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए, किसकी? अल्कोहल एंड वाइन की, ठीक है। कैसे करते हो? ईस्ट को ग्रो कराते हो आप नेचुरल शुगर्स के ऊपर, ठीक है, ग्रेन्स की हेल्प से, यानी ग्रेन्स के ऊपर, जो ग्रेन्स में जो नेचुरल शुगर होती है, ग्रेन्स यानी कि बार्ली, व्हीट, राइस, आपके फ्रूट जूसेस जो क्रश करके बनाए गए हैं, इनमें नेचुरल शुगर होती है। तो उसके ऊपर फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, फर्मेंट करके हम ईस्ट की हेल्प से उसको वहाँ पे हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉमर्शियल यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। फर्मेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। अब है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम मेडिसिन के रूप में कैसे यूज करते हैं? एज एन एंटीबायोटिक यूज करते हैं, आपने बहुत खाई होगी, बहुत सुना होगा, जो कि बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनको रिमूव, उनकी अमाउंट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक को लिया जाता है, ठीक है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो कैसे बनते हैं ये? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ वैक्सीन, वैक्सीनेशन आपको बचपन में बहुत लगाया गया होगा बेटा। वैक्सीनेशन में क्या होता है? जो वैक्सीन होती है उनमें क्या होता है? उनमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो इन्वेडर यानी कि आपके बाहरी ऐसे कीटाणुओं से लड़ती हैं, जो बॉडी में एंटर कर जाती हैं या एंटर कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उसके लिए पहले से ही उसकी दवाई आपकी बॉडी में ऐड कर दी जाती है, जिससे अगर वो बीमारी या वो कीटाणु आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं, तो पहले ही से ही बचाव के लिए आपकी बॉडी के अंदर वो दवाई प्रेजेंट है, वो मेडिसिन प्रेजेंट है, जिसे एंटीबॉडीज बोला जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन का ऐड करना आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास होते हैं कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे कि पैथोजेंस। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स या एनिमल्स की, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं।
जैसे कि ह्यूमंस की बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएं तो कौन कौन सी डिजीजेज होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। स्पेशली आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी कि जो एक से दूसरे को फैलती हैं, जैसे कोल्ड एंड कफ होता है स्पेशली, ठीक है, ये एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाती हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। इसीलिए कहते हैं बच्चा कि जब भी आपको खांसी आए या आपको छींक आए तो आपको अपना जो नोजी है या माउथ है वो हैंकी से कवर कर लेना चाहिए ताकि वो स्प्रेड ना हो, है ना, दूसरों को टच ना हो। ओके, आपने डेंगू के बारे में सुना होगा बेटा, जो कि फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज की वजह से फैलता है, ठीक है ना, जो कि एक इतनी बुरी बीमारी होती है बेटा कि जिसके अंदर जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं उनकी काउंट्स जो नंबर होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये एक से दूसरे को फैलता है क्योंकि एक मच्छर ने सपोज एक बॉडी को अगर काटा तो वापस से अगर, और इस बॉडी में सपोज कीजिए डेंगू था, है ना, या मलेरिया था, कोई भी बीमारी थी अगर, और वो मच्छर ने इसको काटा, फिर यही मच्छर, सेम मच्छर दूसरी बॉडी पे जाके बैठता है और उसको काटता है, तो जो ब्लड यहाँ पे था इन्फेक्टेड, वो ब्लड यहाँ पे एंटर कर जाता है, टच कर जाता है, तो वो माइक्रोब्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं, तो एक की बीमारी दूसरे को होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कैरियर्स होते हैं आपके डिजीजेस के, कौन? मॉस्किटोज। ओके, और जो एनोफिलीज मॉस्किटो है वो तो है ही है आपका डेंगू का कैरियर, यानी कि डेंगू के होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं इसकी वजह से, ठीक है बच्चा, समझ में आया। एक आपका होता है मलेरिया का, ठीक है, मलेरिया के लिए भी आपका एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और डेंगू के लिए जो आपका डेंगू वायरस है उसके लिए आपको दे रखा है यहाँ पे आपका एडीज मॉस्किटो, ठीक है, लेकिन ये ना एनोफिलीज मॉस्किटो की हेल्प से भी हो जाता है, ठीक है बच्चा। और आपको पता है कि जो मॉस्किटोज है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए अपने आसपास ना वाटर को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वाटर में ये ब्रीड करते हैं, वहाँ एग देते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है जनरेशन का। तो अगर वाटर ही नहीं होगा आसपास तो वहाँ पर कहीं भी कभी भी आपके यहाँ मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो कभी भी एग नहीं देंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, नंबर नहीं बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से आप सेफ रहोगे, ठीक है, और आपको डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं होंगी। ये कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की हेल्प से होती है एयर के थ्रू, ठीक है। मीजल्स वायरस करता है, ये भी एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। चिकन पॉक्स के लिए भी वायरस रिस्पॉन्सिबल है, ये एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से हो सकती है। पोलियो भी एक वायरल डिजीज है जो कि एयर और वाटर से होती है। कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है बेटा जो वाटर फूड से होती है। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो वाटर की हेल्प से होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज है जो कि वाटर की वजह से होती है, ठीक है, नहीं गंदा पानी अगर आप ड्रिंक कर लो तो उसकी वजह से होती है। और मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो मॉस्किटो की हेल्प से स्प्रेड होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स में डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर आपको पता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी डिजीज है, ठीक है, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होती है। कहाँ पे होती है? एनिमल्स के अंदर होती है, ठीक है। एंथ्रेक्स आपके ह्यूमन के लिए बहुत डेंजरस है और कैटल के लिए भी बहुत डेंजरस है, जो कि बैक्टीरिया की हेल्प से होती है। कैटल में एक वायरल डिजीज होती है बेटा, फुट एंड माउथ, जो कि वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं। अब ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ये इन्फेक्टेड करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर हम उनको खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ओके, जैसे कि देखिए कुछ प्लांट की कॉमन डिजीजेस। सिट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। रस्ट ऑफ व्हीट ये एक फंगल डिजीज है जो कि एयर और सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती है। येलो वीन ऑफ मोजैक है ना, येलो वीन मोजैक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा में वायरल डिजीज होती है जो इंसेक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। सोचते हो आप, ठीक है ना। अब चलते हैं फूड पॉइजनिंग की तरफ। फूड पॉइजनिंग क्या होती है बच्चा? फूड पॉइजनिंग होती है जब आपको फूड इन्फेक्टेड होता है। इन्फेक्टेड कैसे होगा? इंसेक्ट्स के थ्रू, ये आपके मॉस्किटोज के थ्रू या फिर हाउस फ्लाइज के थ्रू, ठीक है,
या फिर आपका जो फूड है वो काफ़ी दिन रखा हुआ हो गया, फ्रिज में आपने नहीं रखा था, वो रेंसिड हो गया है, ठीक है ना, तब उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व करोगे? सबसे पहली बात, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे जिससे कि उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बैठे, ना कोई स्प्रेड हो। ठीक है। और टेम्परेचर उसका नॉमिनल रखोगे, यानी कि उसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए अगर वो फ्रिज में रखने वाली चीज़ है। ठीक है। तो इस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। पिकल्स को कैसे स्टोर करते हो? अचार को एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा सोल्ट डाल के, है ना। जैम्स को, जो शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें कैसे स्टोर करते हो? एक्स्ट्रा शुगर डाल के। तो ये सब टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं आपके फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए। जैसे कि एक टेक्निक है पास्चराइजेशन, जो कि लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी। यानी कि मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 to 30 सेकेंड के लिए, और फिर सडनली उसे कोल्ड कर देते हैं, कूल कर देते हैं। इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं पास्चराइजेशन करने के लिए, जिससे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल है आपकी। ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जो लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू आपके सॉइल में जाके मिक्स होती है, जो कि जहाँ पे आपको नाइट्रोजोमोनास, राइजोबियम, बैक्टीरियाज वर्क करते हैं। ये आपके पहुँचती है आपके गैसेस के थ्रू एयर के अंदर वापस से, जो एक्स्ट्रा होती है, और फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन की। एक प्रोसेस है कि ये नाइट्रोजन आपकी फिक्स होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है ना। बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और फिर ये सॉइल में मिक्स हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है। और वापस से ये गैसेस की फॉर्म में आपके एयर में आ जाती है। ठीक है। जो ये वाली नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ये आपके प्लांट्स के थ्रू लिए जाते हैं, फिर एनिमल्स इनको ईट करते हैं, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट इनका बनता है एक्सक्रीशन के थ्रू, और वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के रूप में, और फिर से यहाँ पे साइकिल चलती है, और साइकिल ऐसे करके चलती रहती है 3 या 4 तरीकों के रूप में। समझ में आया बच्चा? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आपके फ्रेंड्स एंड फोए मीन्स फ्रेंड्स भी हैं और आपके एनिमीज भी हैं, ये आपको हार्म भी पहुंचाते हैं और आपके फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका मैंने क्लियर किया बच्चा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।